कोई दिक्कत नहीं, बात नहीं करोगे है ना, क्योंकि हमें सिलेबस को जो है पेस में रखना है इसके लिए। हाँ हाँ गुड, ठीक, चलिए थैंक यू। इधर देखो, बढ़ जा बढ़ जा। हाँ ये पहले दिक्कत होता है। देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बैलेंसिंग पार्ट को कंप्लीट कर लिया था, और मैंने उसमें तुम्हें एक चीज और बताई थी, हाँ, कि जो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल होता है या पर मोल ऑफ सब्सटेंस जितने भी इलेक्ट्रॉन्स के साथ कनेक्शन में होता है, उसको हम एन फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एन फैक्टर। तो एन फैक्टर पहले लिख लो क्या होता है। एन फैक्टर, तो एन फैक्टर क्यों यूज होता है? बढ़ जाओ बढ़ जाओ, इधर बात नहीं करो आपस में, कोई भी आए जाए तो ऐसा उसको, हाँ ठीक, बात नहीं करो, नहीं तो मैं इधर बैठाऊंगा, जो जो बात करेगा उसको आगे, 3 जगह खाली, ठीक है? जो बात करेगा वो आगे बैठ जाए आके, तो बात बंद हो जाएगी ऑटोमेटिक। सो एन फैक्टर जो है ये क्या है यहाँ पे? फॉर रेडॉक्स रिएक्शन, सुनो इधर बात मत करो तुम लोग, राइट साइड में जा देखने लो बात। फॉर रेडॉक्स रिएक्शन, यस, फॉर रेडॉक्स रिएक्शन एन फैक्टर क्या होता है? चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल। क्या होता है? चेंज इन ऑक्सीडेशन, हाँ, एन फैक्टर क्या होगा? ऑनलाइन वालों थोड़ा बड़ा लिखूं क्या कि दिख जाएगा? सर दिख रहा है। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल। हाँ ये समझ में आया? दूसरी डेफिनेशन एक और है, मॉडर्न डेफिनेशन क्या है एन फैक्टर की? एन फैक्टर की एक और डेफिनेशन हम ये बोल सकते हैं कि किसी भी बैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन में, किसमें? बैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन में पर मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, या पर मोल ऑफ सब्सटेंस कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ कनेक्शन में, या पर मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन लूज या गेन कर रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस और कनेक्टेड। कनेक्टेड कहने का यहाँ पे एक वर्ड ये है कि कई बार कई चीजें जो रिएक्टेंट्स में होती हैं या प्रोडक्ट्स में होती हैं, उनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होता, तो वो इलेक्ट्रॉन्स गेन या लूज नहीं करते, बल्कि वो इलेक्ट्रॉन्स के साथ कुछ रिएक्शन में दिखते हैं सिर्फ, इसलिए हमने कनेक्टेड वर्ड लिखा है, और इसको हम एग्जांपल से समझेंगे भी। तो क्या लिखा है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन, लॉस्ट और कनेक्टेड बाय वन, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कर दिया, यहाँ पे क्या होगा? बाय 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। जैसे अगर हम बोले कि मान लो हमारे पास कोई रिएक्शन लिखी हुई है, लेट्स से ये वाली MnO4 माइनस एसिडिक मीडियम में किसमें जा रहा है? बोलो, Mn+2। तो इसके अंदर Mn का ऑक्सीडेशन नंबर इस तरीके से एन फैक्टर निकालेंगे तो कितना आएगा? +7 से किसमें गया? +2 में। तो कितने का चेंज हुआ? 5 का। और पर मॉलिक्यूल भी कितने का चेंज हुआ? 5 का ही, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में एक ही Mn है, तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया? बोलो, 5 हो गया। दूसरी वाली डेफिनेशन से अगर देखेंगे तो पता करना पड़ेगा, Mn अगर +7 से +2 में जा रहा है, तो पर Mn कितने इलेक्ट्रॉन्स का गेन या लूज हुआ है? 5 इलेक्ट्रॉन्स का हुआ है। कितने का हुआ है? इस तो सर वो 5 बाय एवोगैड्रो नंबर आएगा ना, नंबर ऑफ मोल्स आपने लिखा है तो? दोनों के लिए मोल्स लिखा है ना, तो दोनों के लिए मोल्स है, तो फिर तब भी आंसर कितना आएगा? 5 ही आएगा। दोनों के लिए मॉलिक्यूल होगा तो इलेक्ट्रॉन के नंबर हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन के क्या हो जाएंगे? नंबर। अगर हमने मॉलिक्यूल्स लिखे तो इलेक्ट्रॉन्स के क्या आ जाएंगे? बोलो फिर, नंबर आ जाएंगे। और अगर हमने क्या लिखे? मोल्स लिखे, तो इलेक्ट्रॉन के क्या आ जाएंगे? मोल्स। कोई दिक्कत नहीं है उसमें, समझ में आया? अगर तो 5 इलेक्ट्रॉन्स अगर हम गेन करवाएं तो कुछ इस तरीके से 5 इलेक्ट्रॉन्स लिख सकते हैं,
तभी तो ये +7 से किस में जा रहा है, +2 में। तो यहाँ पे भी n फैक्टर इससे भी देखेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। और भी दूसरी रिएक्शंस देख सकते हैं हम लोग, जैसे ये देखो I2 प्लस Na2H2O3, ये आयोडीन की हाइपो के साथ रिएक्शन है। ये जितनी भी प्रैक्टिकल केमिस्ट्री है उसके अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइट्रेशन इसको बोलते हैं। क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे, टाइट्रेशन। टाइट्रेशन का मतलब होता है एक नॉन हमारे पास सोल्यूशन होता है, क्या होता है, नॉन सोल्यूशन या सब्सटेंस, उससे अननोन सब्सटेंस का कंसंट्रेशन, मोलैरिटी या नॉर्मलिटी हम फाइंड करते हैं, दिस इज कॉल्ड टाइट्रेशन। तो जैसे अगर हमारे पास Na2H2O3 जो है वो कैसा है, नोन है, और हमें निकालना है कि I2 कितनी हमारे पास थी, तो हम उससे निकाल सकते हैं क्योंकि रिएक्शन हमको पता है। अच्छा, यहाँ पे बनता क्या था, सोडियम आयोडाइड क्या बनता था, और साथ में क्या बनता था, Na2S4O6। इसका नाम क्या है, सोडियम थायोसल्फेट। इसका नाम क्या है, सोडियम टेट्राथायोनेट। अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, लेकिन एन फैक्टर निकालने के लिए बैलेंस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों, क्योंकि आयोडीन का अगर 0 से -1 में गया तो कितने का चेंज हुआ, 1 का, लेकिन पर मॉलिक्यूल कितने का चेंज हुआ, तो पर एटम 1 का चेंज, लेकिन पर मॉलिक्यूल 2 का चेंज। तो I2 का एन फैक्टर कितना हो गया यहाँ पे, 2। सर आपने एन फैक्टर के पहले कुछ सिखाया? नहीं नहीं, सल्फर जो है, ये एन फैक्टर भी एक्चुअली तुमको पहले से पता है, बस उसको नाम नहीं दिया था मैंने। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है यहाँ पे, +2, और यहाँ पे कितना है, +2.5। लेकिन यहाँ पे अगर देखेंगे तो सल्फर एक एटम के लिए चेंज कितने का है, सिर्फ 0.5 का, लेकिन पर मॉलिक्यूल कितने का चेंज हो गया, बोलो। पर मॉलिक्यूल का मतलब एक में 2 सल्फर है ना, Na2H2O3 के एक मॉलिक्यूल में 2 सल्फर है, कितने का चेंज हुआ, तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये एन फैक्टर हमको पता चल गया। अब जब इसको बैलेंस किया था तो याद होगा, जो यहाँ पे बैलेंसिंग आई थी उसमें ये जो Na2H2O3 इसमें 1 का चेंज था, बैलेंस करने के लिए इसको 2 करना पड़ेगा ना ऊपर के बराबर। तो यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करा था, 2 से। तो यहाँ पे ऑलरेडी कितने से मल्टीप्लाई हो गया था, 2 से। और साथ में कितने Na निकले थे यहाँ पे, 2 Na। अच्छा, यहाँ पे ये जो 2 मल्टीप्लाई हमने किया है, ये जरूरत नहीं है Na2S4O6 में 2 क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर इधर सल्फर 4 है तो ये 2 पहले ही लगाने पड़ते हैं ना। रिएक्शन है ना सर, तो 2 जगह चेंज, 4 सल्फर के लिए कितने हो गए, ये एक मॉलिक्यूल के लिए 2, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल है तो कितने का चेंज हो जाएगा, 1 × 2 2 का। तो एक्चुअल में चेंज भी यहाँ बराबर है, अलग से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सोडियम को हमने जब बैलेंस करा तो यहाँ पे I2 से ऑलरेडी सोडियम भी बैलेंस हो गया था। तो बैलेंसिंग एक अलग तरीका है, और एन फैक्टर से जो हम पढ़ते हैं वो सिर्फ किसके लिए यूज होगा, यहाँ पे इक्विवेलेंस निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए, इक्विवेलेंस। एन फैक्टर कितना कितना आया पता चल गया, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल। चलो, अगर तुम्हें ये जो है इस इलेक्ट्रॉन वाले मेथड से देखना था तो कैसे होगा। अच्छा ये बताओ, I2 के एक मॉलिक्यूल ने कितने इलेक्ट्रॉन्स का गेन या लूज किया है, या लॉस किए, कितने किए। तो आयोडीन किस में जा रहा है, -1 में, तो 0 से -1 में गया। एक आयोडीन के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ, तो 2 आयोडीन के लिए कितने का, 2 इलेक्ट्रॉन का। सिमिलरली जो सल्फर है वो यहाँ पे 4 है, कितने, 4। तो 4 सल्फर के लिए टोटल कितने का रिलीज हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब इस रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, ट्रांसफर। कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का। भाई ये जो 2 आया है ये तो पिछली क्लास में ही बता दिया था, लेकिन हम इसको सिर्फ एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, इसकी जरूरत नहीं है। हमें एन फैक्टर कैसे निकाल सकते हैं, डायरेक्ट इस मेथड से। ये जो मेथड है ये थोड़ा टफ मेथड पड़ता है, क्यों, इसके लिए रिएक्शन कैसे चाहिए, थोड़ी सी बैलेंस। नहीं भी चाहिए तो कम से कम इलेक्ट्रॉन्स के कैंसिलेशन जो है वो होने चाहिए, मतलब इलेक्ट्रॉन बैलेंस होनी चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, आयोडीन कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, 2। और वही जो हमारे पास सोडियम थायोसल्फेट है, कितने इलेक्ट्रॉन्स का रिलीज कर रहा है वो, ये दोनों मॉलिक्यूल्स मिलाकर कितने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर रहे हैं, -2 इलेक्ट्रॉन। तो बताओ ये वाला मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन्स के साथ कनेक्शन में है, बोलो, 2 इलेक्ट्रॉन के साथ। तो इसका एन फैक्टर कितना होगा, 2। ये 2 मॉलिक्यूल्स कितने इलेक्ट्रॉन्स के साथ कनेक्शन में है, 2। तो एक मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन्स के साथ कनेक्शन में है, 1। तो इसका एन फैक्टर कितना होगा। ये एक्चुअल तरीका है, लेकिन ऐसे तो नहीं निकालोगे ना एग्जाम में। एग्जाम में कैसे निकालोगे, डायरेक्ट। ये है तरीका, ठीक है। लेकिन मैंने बता दिया कि एक्चुअली ये एक्चुअल तरीका है, उसको शॉर्ट बनाने के तरीका ये है।
पर मॉलिक्यूल जो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर है वो डायरेक्ट तुम्हें क्या देता है, एन फैक्टर देता है। लेकिन दिक्कत ये आती है कि एन फैक्टर निकालना इतना आसान है नहीं, क्योंकि ये रिएक्शंस कैसी है जिसमें एक सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो रहा है वो सिर्फ एक ही स्टेट में जा रहा है, किसमें जा रहा है, एक ही डिस्प्रोपोर्शनेट। प्रोडक्ट में भी जा रहा है। यहाँ पे जो I2 है वो रिड्यूस हो रहा है, तो वो एक ही जगह जा रहा है, दो जगह नहीं जा रहा। या तो ऐसा भी नहीं हो रहा है कि पार्शियल ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा। पार्शियल ऑक्सीडेशन रिडक्शन का मतलब क्या होता है, हमारे पास 4 फॉस्फोरस एटम हो, उसमें से 2 पहली वाली स्टेट में ही रह जाए और 2 की स्टेट चेंज हो जाए, इसको क्या बोलते हैं, पार्शियल ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कितने टाइप से हम एन फैक्टर निकाल सकते हैं रेडॉक्स, है ना। सिर्फ ये सिंपल एक टाइप नहीं हो सकता, इसमें क्या हो रहा है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है या फिर क्या हो रहा है, कंप्लीट रिडक्शन हो रहा है। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है। ऐसा भी हो सकता है कि MnO4 माइनस सिर्फ Mn+2 में ना जाकर के Mn+2 में भी जाए और Mn+3 में भी जाए, तो फिर हमें कैसे निकालना पड़ेगा वो हम देखेंगे, ठीक है। तो पहले इससे सर आपने वो सेकंड वाले एग्जांपल में सोडियम है ना सर, उसका बताएंगे सर, उसमें तो 2 जगह जा रहा है ना, आपने एक ही कंसीडर किया ना। सोडियम तो ऑक्सीडाइज या रिड्यूस नहीं हो रहा ना, वो तो स्पेक्टेटर आयन है, कैसा आयन है, वो तो सिर्फ एनायन के साथ लग रहा है, समझ में आया सर? बट फिर आपने उसका एनएफ वैल्यू क्यों लिखा? क्या लेफ्ट लिखा, सोडियम का एनएफ वैल्यू क्यों लिखा? सोडियम का एनएफ वैल्यू नहीं होता है, किसी एलिमेंट की एनएफ वैल्यू नहीं होती है। एनएफ वैल्यू किसकी होती है, सब्सटेंस, मॉलिक्यूल, कंपाउंड की, ये याद रखना, ठीक है। ये सोडियम थायोसल्फेट का है। एन फैक्टर सारे कंपाउंड्स के लिए डिफाइंड है, चाहे वो ऑक्सीडाइज हो या रिड्यूस हो। तो मतलब एक मॉलिक्यूल का एन फैक्टर वो एटम डिसाइड करता है जो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन में पार्ट ले रहा है। अगर वो रेडॉक्स, अगर नहीं भी है तो फिर इलेक्ट्रॉन मेथड से निकालेंगे। किस मेथड से सद्गुण निकालेंगे, सल्फर को देखना। जैसे ये वाली रिएक्शन तुम्हें याद होगी, ठीक है, तुम्हें अभी कंफ्यूजन क्रिएट जो हुआ है वो दूर कर देता हूँ। P4 की रिएक्शन किससे कराई थी, NaOH से कराई थी कि नहीं, क्या बनाया था यहाँ पे, CH3 प्लस NaH2CO2। बताओ बैलेंस करने पे कैसे बैलेंस किया था, यहाँ पे 3 NaOH आए थे और 3 वाटर भी लगे थे, याद है। और यहाँ पे देखेंगे तो अगर हमारे पास क्या है, सोडियम, तो यहाँ पे कितने NaH2CO2 बनेंगे, 3। अभी देखो पूरी रिएक्शन बैलेंस है क्या, हर तरफ, मतलब यहाँ पे जो ऑक्सीजन है 6 है, इधर भी ऑक्सीजन कितने चाहिए, बैलेंस। लेकिन बताओ इसका एन फैक्टर निकालना अगर हो तो यहाँ मुश्किल है इस मेथड से, क्यों, क्योंकि ये क्या हो रहा है, डिस्प्रोपोर्शनेट। क्या हो रहा है, ये डिस्प्रोपोर्शनेट। तो ये तो तरीका भी नहीं सिखाया हमने इसका, लेकिन मुझे ये पता है कि इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ था। कैसे देखा था, P4 को 2 बार ले लिया था और वहां से मुझे बस ये देख के बताओ कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ था। तो तुम ये पाओगे कि जो फास्फोरस है वो -3 से किसमें जा रहा है, 0 से किसमें जा रहा है, -3 में। तो कितने का चेंज, 3 का चेंज। और दूसरा वाला फास्फोरस किसमें जा रहा है, 1 में। तो मतलब 3 फास्फोरस इसमें मिले होंगे इसको और 1 फास्फोरस सिर्फ इसको मिला होगा। मतलब यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, 3। इसको हम ऐसे खोल के भी लिख सकते हैं, 1 फास्फोरस प्लस 3 फास्फोरस। हमने ऐसे नहीं सिखाया, हमने कैसे सिखाया था, P4 प्लस P4। लेकिन हमें पता है रिएक्शन ये बैलेंस है, कैसे है ये, तो हम कैसे समझें, तो हमें पता है 0 से -3 में कितने का चेंज हो रहा है, 3 का, पर फास्फोरस एटम। और यहाँ पे कितने का चेंज हो रहा है, पर फास्फोरस एटम, 1 का। तो हम ऐसा क्या करें इस फास्फोरस में कि हमारा चेंज बैलेंस हो जाए बिना कुछ मल्टीप्लाई वगैरह किए हुए। तो हम 1:3 में डिवाइड कर दें इसको ना, जो अकेला फास्फोरस रहेगा उसमें 3 का चेंज पहले से, और जो 3 फास्फोरस यहाँ जाएंगे उनमें 1 का चेंज है, तो 3 के लिए कितने का चेंज रहेगा, 3 का। एक्चुअल में इसमें इस तरीके से फास्फोरस है 1:3 के रेशियो। ये थोड़ा एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, P4 वाला तरीका सिंपल वाला है, ये वाला कैसा है, थोड़ा और भी एक्स्ट्रा है, मतलब है कॉमन सेंस। भाई यहाँ 3 का चेंज अगर हो और यहाँ 1 का हो तो कैसे बैलेंस करोगे, पर एटम। तो इसमें 4 एटम है, तो इसको 3 अगर दे दें तो इसका 3 का चेंज हो जाएगा, और जो अकेला बचेगा उसका पहले से चेंज कितने का है, 3 का। तो मतलब चेंज बैलेंस में, हाँ बोलो, ये बोलो तुमको समझ में आया कि नहीं आया, क्या दिक्कत इसमें, P4 को 2 बांटने में। हाँ देखो ये फास्फोरस में से 3 कहाँ चले गए, इसमें आ गए, देखो कि नहीं आए, 3 फास्फोरस, और अकेला फास्फोरस कहाँ पे गया, PH3 में। सोडियम टेट्राथायोनेट, इधर देखो,
सोडियम टेट्राथायोनेट तो वो है, वो नाम आता जाएगा आगे। बताओ सर ये वो वाली रिएक्शन ऑक्सीजन को हम लोग नहीं कंसिडर करते हैं ना, मतलब निकालने के लिए NF वैल्यू। ऑक्सीजन को मतलब समझा नहीं, फिर से बोलो। जैसे आपने Na2 आई थिंक H2O3 था, वो Na2S4O6 में गया ना, हाँ, तो फिर मैं ऑक्सीजन को नहीं देखूंगा ना क्यों नहीं देखोगे ऑक्सीजन को? सर, मतलब NF वैल्यू निकालने के लिए। नहीं नहीं नहीं, भाई उसका ऑक्सीजन, चेंज ही नहीं हो रहा है ना। ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं देख सकते तुम। ये तो नहीं बोल रहे कि ऑक्सीजन उसमें ऐड हो गया तो रेडॉक्स हो गया, ऐसा कुछ? नहीं नहीं नहीं, वैसे सर, नहीं बोल रहा सर। फिर क्या बोल रहे हो? पूरी बात बताओ। सर मतलब उसमें सल्फर भी ऐड हो रहा है और सर ऑक्सीजन भी ऐड हो रहा है ना। हाँ ठीक है, कोई उससे हमें क्या मतलब है, हम इसका सॉल्व करके सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं ना, प्लस 2.5 आएगा। सर कितना मतलब आएगा? हो सकता है कहीं पे पेरोक्साइड हो या सुपर ऑक्साइड हो। ओके, तुम्हारा ये कहना है कि पेरोक्साइड है या सुपर ऑक्साइड, वो ऐसा इसमें हाँ, नहीं सर। होता है। इसमें सल्फर आपस में जुड़े होते हैं। किसमें जुड़े होते हैं सल्फर? बोलो, इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, समझे कि नहीं? सब वेरी गुड। बट ये कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, क्योंकि इतना एक्स्ट्रा नहीं सोच सकते हम, क्योंकि हमने बता के रखा है कि जहाँ पे डाउट रेंज है के बाहर होगा वहां पे हम ज्यादातर क्या यूज करते हैं, पेरोक्साइड लिंकेज। इससे पेरोक्साइड लिंकेज की जरूरत कहाँ है? ये क्या है? उसका एसिड है, क्या नाम है इसका? टेट्राथायोनिक एसिड। क्या नाम है? टेट्राथायोनिक। सर तो स्ट्रक्चर्स याद ये करने लास्ट पड़ेंगे। क्लास में कराई थी भैया। नहीं सर, स्ट्रक्चर याद करना पड़ेगा क्या? चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉल। ओके, ये जो आ रहा है ये एक एटम के लिए आ रहा है ना, लेकिन कितने सल्फर हैं? तो एक होगा ना सर। एक एक के लिए ही 0.5 एटम में, बचे, मतलब एक ही दो के लिए मॉलिक्यूल में दो 1 अलग बचे। अलग एटम वो कर रहे इधर देखो चेंज इन यार, ऑक्सीडेशन सिर्फ स्टेट, फोकस तो क्या करो। करेंगे? ये थोड़ा एक्स्ट्रा बता रहा हूँ ताकि तुम फास्ट कर पाओ, नहीं तो मेरे पास और भी तरीके हैं इसको बताने के। ये पहले से पढ़ रखा है तो इसको समझो। कितने इलेक्ट्रॉन्स ये जो है गेन कर रहा है एक फॉस्फोरस एटम? 3 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है? 3। और ये वाला फॉस्फोरस एटम जो हमारे पास है 3 फॉस्फोरस एटम, वो एक एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं यहाँ पे? रिलीज। तो 3 फॉस्फोरस मिलकर कितना रिलीज कर रहे हैं? 3 रिलीज कर रहे हैं। तो ओवरऑल कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ इस रिएक्शन में? 3 इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि P4 है ना मिला के, ये मिला के कितना है? P4। कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ? 3। और तुम देख लो, जब मैंने उस दिन कराया था उसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन आए थे? 3 ही। इसको 2 मेथड से कराया है, एक आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से भी कराया है और एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन, दोनों में इलेक्ट्रॉन 3 आए थे। भाई यहाँ पे हमने पहले कैसे कराया था? P4 को 2 बार दिलाया। इससे अच्छा है कि हम इससे, हमें पता है रिएक्शन कैसी है, बैलेंस। तो ये वाला फॉस्फोरस किसमें गया? -3 में भी। और किसमें गया? +1 में भी गया। -3 में अगर 0 से जाएगा तो कितने का चेंज होगा? 3 का। और 0 से +1 में जाएगा तो कितने का चेंज होगा? तो इसमें ऐसा क्या करें कि चेंज बैलेंस लगे? 3 अगर चेंज हो रहा है और यहाँ पे कितने का चेंज हो रहा है? 1 का। तो अगर इसको 1:3 पे काटें, डिवाइड मतलब हटाएं अलग अलग, तो एक सिंगल फॉस्फोरस किसमें ले जाऊंगा मैं? 3 में। तो कितने का चेंज वहां पे है? 3 का। और जो 3 फॉस्फोरस बचे उनमें 0 से +1 में कितने का चेंज है? 1 के लिए 1 का। तो 3 के लिए कितने का चेंज होगा? 3। तभी तो बैलेंस हो रहा है ना। हाँ, उसमें आ चुका, बैलेंस है। रिएक्शन की बैलेंसिंग को यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं करना है। तो हमें लगता है तुम्हें ये समझ में आ रहा है कि 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। जिसको इस तरीके से नहीं समझ में आ रहा है, सिंपल लॉजिक है उसके लिए, पीछे जाओ नोट्स में देखो। 3 इलेक्ट्रॉन थे। कितने इलेक्ट्रॉन थे? तो बताओ कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए पर फॉस्फोरस? पूरा ले लो अभी। पूरे फॉस्फोरस के लिए भी तो 3 ही ट्रांसफर होंगे, इस पूरे के लिए भी तो 3 ट्रांसफर होंगे। तो इसका एन फैक्टर कितना होगा? इसका एन फैक्टर कितना होगा पर मॉलिक्यूल? 3 के लिए कितना है ये बताया भी था हमने। 3 के लिए कितना है? 3। तो एक NaOH के लिए कितना होगा? इसका तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन चेंज नहीं हो रहा। सतगुण जो तुमने पूछा था, इसमें क्या ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है? नहीं। लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन के साथ ये भी कनेक्टेड है इस रिएक्शन में? 3। तो इसका एन फैक्टर कितना होगा? नहीं भाई, 3 के साथ 3 है तो 1 के साथ 1 इसका कितना होगा एन फैक्टर? 3। इसका एन फैक्टर कितना होगा? 1। ये जो तरीका है इससे हम सबका बता सकते हैं। जो मैं आगे तरीके बता रहा हूँ उससे सिर्फ किसका बता सकते हो? रेडॉक्स पेयर्स का। किसका बता सकते हो? सिर्फ अगर हमें रिएक्शन पता हो, बैलेंस्ड, और इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर पता हो, तो मैं सारे लोगों का क्या बता सकता हूँ? सर ये वो HCl gives H2 ये plus Cl2, ये वैसे वाली में कैसे definition देखो। करेंगे?
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड और लॉस्ट और कनेक्टेड, जो रिएक्शन में क्या हो, कनेक्टेड हो बाय 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। सिंपल वर्ड्स में समझो, 1 मोल सब्सटेंस के साथ जितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, रिलेशन में होंगे। किसमें होंगे, रिलेशन में। घूम रहे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, घूम रहे। कहां से कहां जा रहे हैं, बोलो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो क्या कर रहा है, खुद रिड्यूस हो रहा है, तो वो रिड्यूसिंग एजेंट से इलेक्ट्रॉन लेता है। एक ने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए, दूसरे ने लिए, लेकिन बीच में बाई प्रोडक्ट भी बनते हैं। क्या बनते हैं, बाई प्रोडक्ट। इसमें तो नहीं है, लेकिन एक बाई रिएक्टेंट है जिसका सिर्फ काम क्या है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्रोवाइड करना। तो वो भी इसमें है, उसके साथ भी इलेक्ट्रॉन क्या है, रिलेशन में। तो पर मोल कितने इलेक्ट्रॉन रिलेशन में, 3 मोल। तो 3 H2O के लिए है ना, तो 1 मोल H2O के लिए कितने होंगे, 1 होगा। तो वही उसका एन फैक्टर होता है। अभी बोलो, ऑनलाइन में कोई डाउट पूछा तो तुम लोगों ने, फिर से बोलो। सर मतलब ऐसा है कि H2O gives H2 plus O2 इलेक्ट्रोलिसिस में, तो उसमें कैसे ढूंढेंगे एन फैक्टर? क्योंकि दोनों का ऑक्सीडेशन चेंज एक ही कंपाउंड में चेंज हो रहा है। कोई बात नहीं, मैं सब में बता सकता हूँ तुमको, ठीक है। इसमें तुमने पूछा, ठीक है, ये पूछा है इसने, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। ये किसमें जा रहा है, बोलो। +1 से 0 कितने का चेंज, 1 का। लेकिन H2 कितने है यहाँ पे, कितने का चेंज, ये ऑक्सीजन किसमें, और यहाँ पे ये कितना है, तो कितने का चेंज, 1 का। अब हम यहाँ पे ये देखेंगे, हाँ बोलो। सर -2 होगा ना, कितने का चेंज, तो पहले से बैलेंस है रिएक्शन, ये तो सब कुछ बैलेंस भी है और 2-2 का चेंज भी है। कितने का चेंज है, कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, तो इसका एन फैक्टर कितना होगा, इसका एन फैक्टर कितना होगा, बोलो। 2 होगा यार। यहाँ पे इसका एन फैक्टर कितना होगा, आधे के लिए 2 है, एक के लिए 4 होगा। कितना होगा, ये मेथड कोई नहीं सिखाता, ये मतलब तुम खुद सीखते हो। ये मेथड नहीं है, ये क्या है, ये ओरिजिन है। क्या है ये मेथड नहीं होता, ये क्या है, ये एक्चुअल तरीका है। इससे तरीके बनाए गए, इससे क्या किए गए हैं, ताकि लोग जल्दी कर लें, कम दिमाग लगा लें। हाँ, यस, थोड़ा सोचना पड़ा यहाँ पे। हाँ, लेकिन 2 है यहाँ पे, चार से मतलब नहीं है, इससे इसका निकालना है ना, इसका थोड़ा ना निकालना। इस रिएक्टेंट का हमें निकालना था एन फैक्टर। भाई एन फैक्टर पे कंफ्यूजन ना हो, एन फैक्टर किसका निकालते हैं, सब्सटेंस का, एटम का नहीं निकालते। भाई इसके लिए देखो तुम कितने, अरे यार कितने का चेंज, 2 के लिए कितने का चेंज, 1 मॉलिक्यूल के लिए कितने का चेंज, कितना एन फैक्टर होगा, बस हो गया, बस इतने सोचो, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। ज्यादा सोचने से कंफ्यूजन होता है, क्योंकि कई सारी चीजें हैं ना। अभी बताओ कितने लोगों को ये समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन 3 हो रहे ट्रांसफर, ये मेथड लगाओ, रिडॉक्स मेथड लगाओ, आयन इलेक्ट्रॉन लगाओ, 3 है ना। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, क्योंकि भाई एक ऑक्सीडाइज हो रहा है, रिड्यूस, हाइड्रोजन क्या हो रहा है, रिड्यूस, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज। 2 ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर तो हुआ, रिएक्शन भी बैलेंस है देखो ऑलरेडी। तो 2 इलेक्ट्रॉन किसने जो है यहाँ पे ट्रांसफर कराए, इस हाइड्रोजन ऑक्सीजन, लेकिन पूरा सब्सटेंस क्या है, H2O। तो पूरे रिएक्शन में कितने का ट्रांसफर, 2 इलेक्ट्रॉन का। 1 मोल के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन, या मोल बोलूंगा तो दोनों के लिए मोल होगा, मॉलिक्यूल बोलूंगा तो इसके लिए मॉलिक्यूल, इसके लिए क्या हो जाएगा, सिर्फ नंबर। तो ये 1 H2O मोल अगर है तो यहाँ 2 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। तो ये 2 मोल इलेक्ट्रॉन सबके लिए ट्रांसफर हो रहे हैं, इस H2O के लिए भी, इस H2 के लिए, इस हाफ O2 के लिए। लेकिन हमारे पास डेफिनेशन क्या है, पर मोल ऑफ सब्सटेंस। 1 मोल के लिए 2, तो इसका फैक्टर 2, 1 मोल के लिए 2, इसका फैक्टर 2, हाफ मोल के लिए 2, तो 1 मोल के लिए बस इतना करना है। लेकिन इसका फैक्टर निकालना है, हाँ ठीक है। इसका एन फैक्टर कितना है, देखो कैसे देखेंगे, ये रिएक्शन बैलेंस है, कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, तो इसका एन फैक्टर कितना होगा, 2 नहीं, 0.5 तो चेंज जो है ये 1 सल्फर के लिए, 4 सल्फर के लिए कितने का होगा,
बस वो बैलेंस था पहले से। चलो ये जो जो मेथड दोनों बताएं ये सबसे टफ है क्या ये, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे कोई भी क्वेश्चन बचेगा नहीं, ठीक है। एन फैक्टर का क्या किया हमने, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर देखे, ये तुम्हारे ऊपर है तुम कितना तेज सोचते हो। अगर तुम्हें नहीं पता इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रांसफर हो तो कैसे दिखाने पड़ेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से पहले इसको बैलेंस करो, जो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर मेथड तुमने जो कैंसिल किया होगा उतने इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं रिएक्शन में ट्रांसफर, या फिर इसको आयन इलेक्ट्रॉन में ब्रेक करो, किसमें ब्रेक करो, उसमें जितने इलेक्ट्रॉन कैंसिल करोगे वो गिवन रिएक्शन के क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। अच्छा कोई पूछ रहा है कुछ बताओ। सर लेकिन H2O में मतलब रिएक्शन पे डिपेंड करेगा ना, ये रिएक्शन तो दी हुई है ना भाई, पहले से डिपेंड तो करेगा, मैं भी बोल रहा हूँ, लेकिन ये तो दी हुई है ना, ऐसी हुई है। हाँ ये मत बोलो कि H2O का एन फैक्टर हमेशा इतना होता है, किसी का एन फैक्टर क्या नहीं होता है कांस्टेंट, वो हर एक रिएक्शन में चेंज हो सकता है, ठीक है। समझा भी तुमको ऑनलाइन में जो पूछा तुमने। सर एक सर बेटा में एक चीज पूछना है। हाँ पूछते रहो तुम बस। वो रिएक्शन ही सर सरसी में तो पूछा था सर। हाँ क्या पूछा था बताओ। सर रिएक्शन में पूछा सर, आपने बिठा दिया। अरे यार रिएक्शन नहीं लिखी थी, नहीं लिख ली सर, मेरे को पूछना था पर उसमें। हाँ तो बोलो ना, मुझे तो याद है, बोलो। सर इसमें पूछा था सर, जैसे मान लो सर, हाँ बोलो बोलो। मेरे पास समझिए सर जैसे H2 है, हाँ जैसे मेरे पास +1 है, हाँ तो जब वो दूसरी तरफ जाता है तब वो 0 हो रहा है। ओके। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या 2 × 1 मतलब एक H एटम पे कितना वो है चार्ज, फिर वो कहाँ जा रहा है, दोनों को सबका मल्टीप्लाई करके कर सकता हूँ क्या डायरेक्टली? नहीं देखो, जहाँ हाइड्रोजन तो यहाँ चेंज हो रहा है ना, उस वाली रिएक्शन में जो हमने वहां लिखी थी उसमें तो आयोडीन था और Na2H2O3 था, उसमें हाइड्रोजन नहीं था ना भाई, तो किसमें तुम पूछ रहे हो? समझिए सर जैसे S2 से वो सल्फर। H4 गया। ओके सल्फर के बारे में बोल रहे हो क्या? हाँ सर सल्फर के बारे में पूछा, जैसे वो S2 से S4 गया, हाँ लेफ्ट हैंड साइड में S2 का +2 था, हाँ उधर 2.5 था, राइट हैंड साइड में 2.5 था सर, तो 2 × 2 सर 4 हो गया लेफ्ट हैंड साइड में, हाँ राइट हैंड साइड में 10 हो गया। हाँ तो फिर हाँ वैसे निकाल सकते हो, करेक्ट निकाल सकते हो भाई उससे तुम। हाँ बोलो NaOH का फैक्टर कितना लिखा है ये बताओ, 3 है ना, तो 1 ही लिखा था वो, ठीक है हो गया। नहीं तुम्हें देखना है एक मॉलिक्यूल में क्या हो रहा है बस। मैंने कहीं पे कुछ भी नहीं लिखा, मैंने क्या लिखा, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल, दैट इज द डेफिनेशन, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल। अभी मैं तुम्हें सारे मेथड बता देता हूं, तो केसेस देख लो, केसेस फॉर फाइंडिंग, इधर बात नहीं करो, बात मत करो भाई, आगे बैठना पड़ेगा जो जो बात करेगा उसको, क्योंकि क्लास में जितना कम आवाज होगी उतना जल्दी होगा। केसेस फॉर फाइंडिंग एंड फैक्टर, हाँ केसेस फॉर फाइंडिंग एंड फैक्टर इन रेडॉक्स रिएक्शंस इन, इधर पहले इसको पढ़ लो, फिर जिसके डाउट होंगे तभी बताऊंगा, पहले पूरा पढ़ लो क्योंकि इसमें ऑलरेडी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है कोई भी डाउट नहीं पूछना बीच में, केवल ये पूछना है कि ये समझ नहीं आ रहा तब पूछना है, आगे अलग से नहीं पूछना ऐसा हो तो क्या होगा, ये नहीं पूछना है, ठीक है। देखो सबसे पहली चीज में जो लिखने जा रहा हूं उस पर ध्यान देंगे। इसमें जब क्या हो, व्हेन वन एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल का मतलब आयन भी हो सकता है, ठीक है, ऑक्सीडाइजेस और रिड्यूसेस कंप्लीटली। जो तुमने सतगुण सवाल पूछा है वो मैं समझ गया हूं, उससे तुम्हें आना चाहिए, नहीं आएगा तो बाद में मुझे कॉल करना, बताऊंगा। ठीक है सर क्या हो रहा बड़ा है? लिखे ना। ओके मैं पढ़ देता हूं पहले ये डिजाइन, अगर नहीं समझ आ रहा है क्या लिखा है। व्हेन वन एलिमेंट इन ए मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइजेस और रिड्यूसेस कंप्लीटली, जो कि पिछला एग्जांपल था, थोड़ा सा उसका उल्टा ले लेता हूं, Br माइनस BrO3 माइनस में जाएगा, तो बताओ इसका एन फैक्टर कितना होगा। और अगर इसकी रिवर्स रिएक्शन से हम देखें तो इसका एन फैक्टर भी बताया जा सकता है, ऐसा भी हम कर सकते हैं, हम रिवर्स करके
इसका एन फैक्टर बता सकते हैं। तो बताओ जो हमारा मेथड है वो क्या है, सिर्फ एक लाइन याद रखो, कभी भी रिएक्शन गिवन हो तो एक ही तरीका है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल, यही एन फैक्टर होता है। क्या होता है? चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल। या अगर रिएक्शन बैलेंस करने का तुम्हें शौक है, मतलब करना चाहते हो, तो फिर क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मोल ऑफ मॉलिक्यूल, वही एन फैक्टर होगा। बट वो मेथड अभी यूज नहीं करना है, अभी क्या यूज करना है? चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल। बताओ -1 से किसमें गया? -1 और 5। तो कितने का चेंज? 6 का। और Br का मतलब वही सिंगल एटम है, वही मॉलिक्यूल है, तो कितना एन फैक्टर होगा इसका? इसका एन फैक्टर कितना होगा? +5 से -1, इसका भी कितना होगा? 6। ठीक है, ये तो एक तरीका है। MnO4 माइनस वाला एग्जांपल करा ही चुका हूं, अभी तो कर रहा था, तो देखा नहीं तुमने? -1 से +5 कितने का चेंज? इसका एन फैक्टर कितना होगा? बस इसका इधर से देख लो। सर मतलब अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल सेम है तो एन फैक्टर कंजर्व होता है क्या? नहीं नहीं, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है। अगर एक ही में जा रहा है तो एन फैक्टर सेम है। अगर किसमें जा रहा है? एक ही सब्सटेंस में जा रहा है, और उसमें एटम्स जो हैं उसके बारे में ये कह सकते हैं कि अगर एटम्स सेम है तो उसका एन फैक्टर भी क्या होगा? सेम। दो कंडीशन लगा लो, ठीक है? Okay, sir. जो तुमने पूछा। दूसरा देखेंगे, व्हेन एन एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल और कंपाउंड, मॉलिक्यूल और कंपाउंड मतलब वो आयन भी हो सकता है, ऑक्सीडाइजेस और रिड्यूसेस पार्शियली, रिड्यूसेस पार्शियली। पार्शियली का मतलब क्या होता है? उसके अंदर की सारी चीजें क्या नहीं हो, बोलो, ऑक्सीडाइज या रिड्यूस नहीं हो। अच्छा, जो पहला मेथड है इसमें बैलेंस रिएक्शन की रिक्वायरमेंट कभी नहीं होती। क्या नहीं होती है? बोलो, बैलेंस रिएक्शन जो है वो रिक्वायर नहीं होती। क्या नहीं होती है? कब नहीं रिक्वायर होती? बोलो, जब एक ही चीज जो है कंप्लीटली क्या हो, ऑक्सीडाइज या रिड्यूस, तो बैलेंस रिएक्शन रिक्वायर्ड नहीं। क्यों? सिर्फ किससे मतलब है? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से। रिएक्शन बैलेंस नहीं भी होगी तो हम बता सकते हैं। इसमें क्या होगा? व्हेन एन एलिमेंट इन ए मॉलिक्यूल कंपाउंड ऑक्सीडाइजेस और रिड्यूसेस पार्शियली। पार्शियली कहने का मतलब है जैसे यहाँ Mn ले लिया, क्या ले लिया? Mn। और यहाँ पे मैंने ले लिया लेट्स से Mn+4, क्या ले लिया? Mn+4। तो ये Mn+2 में गया और ये Mn+6 में गया। तो अभी हमें पता नहीं है ना किस रेशियो में जा रहा है। यहाँ पे बैलेंस रिएक्शन रिक्वायर्ड। क्या रिक्वायर्ड है? बैलेंस रिएक्शन। इसमें क्या रिक्वायर्ड है? बोलो, बैलेंस रिएक्शन रिक्वायर्ड। पता होना चाहिए तुम्हें किसमें कितना जा रहा है। नहीं जा रहा है तो तुम्हें बैलेंस करके खुद से करना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये नहीं पता ना यहाँ पे कितने एटम से कितने कितना जा रहा है। भाई इसमें जरूरत ही नहीं थी ना, एक चीज एक में जा रही है, इसमें एक चीज कितने जा रही है? दो चीज। अच्छा, मैंने यहाँ पे कौन सा वाला लिया है? पार्शियली वाला लिया है क्या? तो पार्शियली का मतलब है कुछ अपने में भी बचेगा और कुछ ऑक्सीडाइज होगा या रिड्यूस। वो जो मेथड था वो थोड़ा अलग है, वो आगे बताऊंगा। उसमें क्या हो रहा था, एक चीज ऑक्सीडाइज या रिड्यूस तो हो रही है, लेकिन एक से ज्यादा स्टेट में जा रही है। किसमें जा रही है? एक से ज्यादा स्टेट। उसमें भी बैलेंस रिएक्शन की रिक्वायरमेंट। +4 अभी किस में रह रहा है? थोड़ा सा +4 में भी रह रहा है, और बाकी किस में जा रहा है? +6। तो हमें पता नहीं ना कितना किसमें जा रहा है, तो हमें क्या चाहिए इसके लिए? बैलेंस रिएक्शन। तो मान लो हमें बैलेंस रिएक्शन दी हुई है, कितना दिया हुआ है यहाँ पे? 3, और बोला गया कि उसमें से 2 Mn+4 में बचता है और 1 Mn+6 में बचता है। तो हमें क्या करना है? वही तरीका लगा। सर इसको मतलब सीधा सीधा ऐसे नहीं लिख सकते कि Mn+4 gives Mn+6, तो बाद में फर्स्ट मेथड से ही हो जाएगा ना? मतलब ये तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल करने जैसे ही हो गया। हमें इस Mn+4 जो मॉलिक्यूल दिया होगा ना, उसके पर मॉलिक्यूल रिएक्शन में चाहिए। इसमें हम अकेले का नहीं निकाल सकते ना, ये 3 के लिए चेंज आएगा। कितने के लिए आएगा? लेकिन नहीं चेंज सर, मतलब 3 Mn+4 2 Mn+4 दे रहे हैं। नहीं, पहले तो तुम मतलब सुन लो फिर बताना मुझे, ठीक है? एक बार सुन लो, समझ में आ जाएगा। +4 से +4 में कितने का चेंज? 0 का चेंज। तो यहाँ पे तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है ना, इसको छोड़ दें। कितने लेकिन एटम्स उसमें चले गए? 2। तो कितना Mn बचा हुआ है? ये देख लो तुम इधर, 3 Mn में से कितने चले गए Mn? हाँ, 2 चले गए, तो कितना Mn बचा हुआ है यहाँ पे? 1। तो वही किसमें जा रहा है? +6 में। कितने का चेंज हुआ? +4 से +6,
2 का, और एक ही एमएन है तो टोटल चेंज भी कितने का हुआ 2 का। बताओ ओवरऑल चेंज कितना हुआ यहाँ पे तो 0 का चेंज, और यहाँ पे टोटल होगा। चेंज 2 ही का होगा ना। लेकिन ये कितने टोटल, ये कितने मॉलिक्यूल्स के लिए है 3 के लिए, 3 मॉलिक्यूल्स के लिए चेंज कितने का है 2 का, तो पर मॉलिक्यूल चेंज कितने का होगा 2/3। सोच के बताओ भाई। भाई 3 मॉलिक्यूल के लिए कितने का चेंज है 2 का, एक मॉलिक्यूल के लिए कितने का होगा तो 2/3 तो होगा। ठीक है, आप समझा तुम्हें सदगुण जो तुम बोल रहे थे वो लगा सकते हो, समझ में आ गया ना। हाँ सर, हाँ सर। बस तो फिर यही है, लेकिन अभी हमको जो बताने का तरीका वो ये है, वैसे तुम कर सकते हो उसकी वही चीज तो लिखी है। हाँ, एक मॉलिक्यूल में कितने का चेंज, लेकिन हमारे पास है कितने 3, तो हमें तो निकालना है किसके एवरेज निकालने हैं। क्या निकालने हैं एवरेज, जिसके लिए चेंज नहीं हुआ उसका भी लेना पड़ता है। अभी कोई डाउट नहीं। चलो हाँ बोलो बोलो, जिसको डाउट है पूछ लो। हाँ बैलेंस करने आना नहीं, बैलेंस करके देते हैं ज्यादातर। बैलेंस कैसे करोगे जब कुछ आगे पीछे दिया नहीं। बैलेंस कब कर सकते हो बोलो, जब उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन हो। इसके तो बैलेंस करने के बहुत सारे तरीके हैं, यहाँ 3 की जगह 4 ले लो तो उधर कुछ और हो जाएगा, उससे नहीं बनती बात। हाफ रिएक्शन है ना। कोई डाउट है तो बोलो मुझे जल्दी इसमें। भाई इसका कितने मॉलिक्यूल्स है इधर से देखना है। अच्छा ये कैसे पता चलता है कि इसमें से कितने किसमें जा रहे हैं, इधर से पता चलता है इधर वाले तरीके से। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी कितने 3, लेकिन 2 कौन से वाले हैं, तो मतलब 2 Mn+4 जो है वो चेंज नहीं हुए, कितना बचा सिर्फ 1 वो चेंज हुआ है। तो कितने का चेंज हुआ उसमें 2 का, और टोटल मॉलिक्यूल कितने का है 3, तो पर मॉलिक्यूल चेंज कितने का हुआ 2/3। सर जो प्रोडक्ट साइड में 2Mn+4 है उसको LHS में लाके माइनस कर सकते हैं ना। अरे भैया ऐसा नहीं है ना, ये अरे MN श्रेयम वो 2 अलग-अलग मॉलिक्यूल्स के नहीं साथ नहीं बॉन्डेड है ना। हाँ चलो मैं बता दूं, अच्छा क्वेश्चन है उसका। Mn+4 कैंसिल क्यों नहीं किया बताओ, क्योंकि ये किसी और चीज में था, ये किसी और चीज में। लेट्स से ये MnO2 में था और इधर वाला MnCl4 में, तो कैसे कैंसिल कर दूं मैं बताओ, नहीं कर सकते ना। समझा कि नहीं अभी श्रेयम तुम्हें। ओके सर। हाँ इसको हटा दूं पहला वाला। हाँ बोलो बोलो। इतना टाइम नहीं होता है, बहुत मुश्किल है। अच्छा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड जब करते हो तो उसमें चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर मेथड निकालते हो, वही तो तुम्हारा आंसर है, तो आगे क्यों जाओगे भाई। हमने जब बैलेंसिंग सिखाई थी ऑक्सीडेशन नंबर मेथड पे, तो हमने क्या किया था, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर मॉलिक्यूल निकाला ही था। फिर बैलेंस करने के लिए चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर्स को हमने क्या किया था, फिर से बैलेंस मतलब कैंसिल आउट करने की, वो करने की जरूरत नहीं, उससे पहले आंसर आ जाता है। अगर मैं तुमको एक पूरी रिएक्शन लेके दिखाऊंगा तो उससे भी आंसर आ जाएगा, बट ठीक है थोड़ा सा रुक जाओ उससे पहले। ये वाला समझ गए तरीका, ये लो मैं इसका एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। K2MnO4 किसमें जा रहा है, KMnO4 और MnO2 में जा रहा है, ठीक है। अभी मुझे ये बताओ, हाँ थोड़ा सा अगर ध्यान दोगे तो ये समझ में आता है कि इसके अंदर अगर बैलेंसिंग तुम्हें करनी पड़ी, क्या करनी पड़ी बैलेंसिंग, तो ये +6 में, इसमें ये और ये +7 में और ये +4 में, तो हमें क्या क्या करना चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो रहे हैं वो सेम हो जाए। इसमें एक्चुअली ऑक्सीजन गैस भी निकलती है, ठीक है इस तरीके से। तो ये थोड़ी सी रिएक्शन जो है और भी आगे चली जाती है। तो मान लो मैंने तुमको दे दिया है कि जो K2MnO4 है वो KMnO4 और MnO2 में जा रहा है, और यहाँ पे लेट्स से ठीक है। अच्छा मैंने बोला है कि KMnO4 के बारे में बताना है, किसके बारे में बताना है KMnO4। ये एक KMnO4 बना और यहाँ पे MnO2 निकला है, इतना ही है बस, बाकी ऑक्सीजन के थ्रू बैलेंस होगा। ये रिएक्शन बैलेंस है, मैंने बोला कि जितनी भी ऑक्सीजन निकालनी वो हम निकाल देंगे यहाँ से। तो KMnO4 और MnO2 और K2MnO4 है, यहाँ पे कितने कर लो 2,
तो अभी देखो Mn बैलेंस हो गए। अब मुझे इतना बताओ फिर कि अगर ये रिएक्शन तुम्हें दी हुई है तो क्या यही दिया हुआ है? यस और नो? तो इसमें थोड़ा सा क्या हो रहा है, Mn +6 से +7 +4 में क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज या रिड्यूस डिस्प्रोपोर्शनेट। ये तो बैलेंस नहीं है। हाँ, ये बात नहीं है ये बैलेंस है कि नहीं, ये ऑक्सीजन जो है उसके थ्रू हम इसको कर सकते हैं। हमने क्या दिया हुआ है, Mn +6 इसमें जा रहा है, मान लो तुम्हें इतनी ही रिएक्शन दी हुई है, अब बताओ। मतलब ये बैलेंस देंगे वो। हाँ, ऑक्सीजन भी इसमें निकल रही है ना, सिर्फ डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं हो रहा है, इसमें क्या निकल रही है, ऑक्सीजन। तो मुझे ऐसा बताओ कि अगर मान लो तुम्हें ये डिस्प्रोपोर्शनेशन के फॉर्म में दी होती तो कैसे लिखा होता फिर, इस तरीके से, तो तुम्हें फिर ये क्या करनी पड़ती, बैलेंस। तो अगर तुम्हें Mn +6 से Mn +7 Mn +4 दिया, बोला ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट भी करने, तो इसके लिए तरीका क्या है, +6 से +7 में अगर जा रहा है, +4 में भी जा रहा है, तो Mn +6 कितनी बार लिखना पड़ेगा, 2 बार। तो यहाँ पे कितने का चेंज हुआ, 1 का, और यहाँ पे कितने का चेंज हुआ, 2 का। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ से भी 2 पे, यहाँ से भी 2 पे, तो कितने हो जाएंगे, Mn +6, इधर सुनो 3 Mn +6, और क्या आएगा वहां पे 2 Mn +7, कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कराया, कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कराया था, बोलो 2 का। तो 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, तो इसका आंसर कितना आएगा यहाँ पे, 3 के लिए कितने का ट्रांसफर, 2 का। सर फिर 6 आ देते हैं, 3 के लिए 2 का ट्रांसफर हो रहा है, तो 1 के लिए कितने का होगा, 2/3, 2/3, यहाँ पे भी कितना होगा, और यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे सबके लिए सेम रहेगा क्या? सबके सेम कैसे रहेगा, उसके लिए 2 होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर को देखा हमने, क्या देखा, इलेक्ट्रॉन का। लेकिन ये मेथड थोड़ा सा टफ, ऐसा है थोड़ा सा टफ मेथड है, इसके लिए एक डायरेक्ट तरीका दिखाता हूँ। क्या सिखाता हूँ, डायरेक्ट तरीका। क्या चीज, ये बाद में तुमको बताऊंगा अगर डाउट है, ठीक है। ये वाली नहीं लिखी अभी, हाँ यही बता रहा हूँ बस, नीचे वाला, ऊपर वाला तुम लोग करते रहो। भाई इसमें तुम्हें दिक्कत क्या है, ये बैलेंस कर दी मैंने, कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 का। ये 2 का ट्रांसफर, इसको, इस रिएक्शन को मैंने अवॉइड कर दिया, क्योंकि तुम लोग ने बोला कि सर इसमें थोड़ा और टफ पड़ रहा है, इसके लिए अवॉइड कर दिया। लेकिन अगर ये रिएक्शन इस फॉर्म में दी हुई तो इसको बैलेंस करने कैसे आएगा, इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर से, इसको 2 बार लेना पड़ेगा, तो इस तरीके से आएगी। इस पे हम फिर से आएंगे, इससे पहले हाँ तीसरा केस लो, बैलेंसिंग 2Mn +7 जो है सर, उसका 2/3 क्यों हुआ? ओके 1, यस हाँ सर वही 1 होगा। करेक्ट, यस सर, 2/2 है वो, कितना है, हाँ सर, हाँ सर, 2/2। वही बोला था। अच्छा वही बोल रहे थे, इधर देखो बैलेंसिंग कर रहा हूँ, उसको करेक्ट कर लो भाई, उसको छाप तो नहीं दिया सीधे, वहां 2 इलेक्ट्रॉन्स थे तो 2 से डिवाइड कर दो, इधर देखो। नेक्स्ट हम लोग आए आगे, हम लोग क्या करने जा रहे हैं, बैलेंसिंग कर रहे हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन इसकी। ये जैसी रिएक्शन है ना, वैसी का तरीका दूसरा आसान वाला। मुझे ये बताओ डिस्प्रोपोर्शनेशन में क्या होता है, एक ही एलिमेंट का क्या होता है, तो ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी। चलो मैं एग्जांपल लेता हूं तुम्हारे सामने। Cl2 जो है, इसमें रिएक्शन बैलेंस रिक्वायर्ड नहीं है, क्या नहीं रिक्वायर्ड है, बैलेंस रिएक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड, क्या नहीं रिक्वायर्ड है इस मेथड में। एक्चुअली जो मेथड बताने जा रहा हूँ वो तुम्हें दिख जाएगा क्यों नहीं होगा। इसका एक रीजन तो ये है क्योंकि हमें पता है वो जो एलिमेंट है वो ऑक्सीडाइज होगा और रिड्यूस भी होगा, तो उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, कैंसिल होंगे, क्या होंगे, कैंसिल। तो उसके सिर्फ जो उसका क्या कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर है, उससे ये डिफाइन किया जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन्स का कैंसिलेशन उसमें होगा। तो चेंजेस जो होंगे, जैसे यहाँ पे 3Mn +6 है, कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, 2 का। तो ये रिएक्शन तो हमने बैलेंस करके तब आया, इसी क्वेश्चन को हम फिर से उठाएंगे, विदाउट बैलेंस के भी आंसर आएगा, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। Cl2 OH- के साथ रिएक्शन करता है, हमें पता है,
हम वो सब नहीं दे रहे, हम दे रहे प्रोडक्ट्स। क्या दे रहे हैं? बताओ ये रेडॉक्स है कि नहीं है? तो इसमें दो चीजें निकालनी पड़ती है। क्या निकालनी पड़ती है? एक होता है N1। क्या होता है? N1। N1 जो है वो क्या है? चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल। बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, ये एक ट्रिक मेथड है। क्या है? क्या निकालना है? चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल। N1 को लेट से ले लिया फॉर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फॉर किसके लिए? फॉर ऑक्सीडेशन। तो जीरो से, ये तो रिडक्शन हो रहा है एक्चुअली, इसको यहां ले जाओ। जीरो से कितने का चेंज? +5 का। कितने का चेंज? लेकिन पर मॉलिक्यूल कितने का चेंज? 10 का। कितने का चेंज? 10 का। तो 1 × 2 कितना हो गया? सॉरी 5 × 2 कितना हो गया? ये कितने लोग को समझ में आया? N1। ये एक ट्रिक मेथड है, इसे ऐसे ही करना क्यों हुआ सर? है। तो मल्टीप्लाई बाय 2 क्यों किया? पर मॉलिक्यूल बैलेंस करना ही है ना, तो पूरे Cl2 के लिए लेना। ट्रिक मेथड है। हाँ हाँ, यही चीज सेम ही है। जो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है उसमें हैंड फैक्टर नाम नहीं दिया था, बस मैंने तो उसी दिन बताया था। थोड़ा सा डिफरेंस क्या हो जाता है, उसमें हमें दोनों तरफ एटम को बैलेंस करने पड़ते थे। मान लो इधर एक दिया हुआ H2O3, उधर दिया H4O3। इसमें जरूरत नहीं है 2 लगाने की, लेकिन वहां पे तो लगाना पड़ता था, इसके लिए उधर नहीं बताया था। इधर बताओ कितने का चेंज? N2। N2 क्या हो जाएगा फिर? चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल फॉर रिडक्शन। और ऐसा है कि N1 ऑक्सीडेशन के लिए ऐसा जरूरी नहीं है, इसको स्वैप भी कर सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। N2 कितना होगा बताओ? 0 से -1 कितने का चेंज? और 2 के लिए कितने का चेंज? ये 2 क्योंकि अब पर मॉलिक्यूल है। क्या है? N1 N2 आ गए। सर अगर Cl2 से Cl3 एन जाता तो फैक्टर कितना होगा? N1 × N2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस, ये डायरेक्ट तरीका है। क्या है ये क्या है? फॉर्मूला। एन फैक्टर ऑफ, ये एन फैक्टर आ जाएगा। सर क्लोरीन। ये किसका किसका? इनफैक्टर आएगा? Cl2 का निकलेगा, जिसका डिस्प्रोपोर्शनेशन हो रहा है उसका। डिस्प्रोपोर्शनेशन एक ही आदमी का ना होता है, उसी का निकलेगा। ठीक है, कितना आंसर आएगा? सर अगर वो Cl2 से Cl3 जा रहा है तो फिर क्या मल्टीप्लाई करूँ? किसी से भी जाए, जिसका निकालना है उस पर कंसंट्रेट करो। किसका निकालना है? Cl2 का, उस पर कंसंट्रेट करो। N1 कितना है जल्दी बताओ मुझे। 10। N2 कितना आया? तो कितना आएगा आंसर? 20/12। तो कितने से डिवाइड करो? 5/3 आंसर है। कितना आया? इस मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। बिना बैलेंस रिएक्शन की जरूरत नहीं है। क्या नहीं जरूरत है? बैलेंस रिएक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड हियर फॉर द डिस्प्रोपोर्शनेट। N1 क्या होता है? पर मॉलिक्यूल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। N2 क्या होता है? पर मॉलिक्यूल चेंज इन रिडक्शन नंबर। N1 × N2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। ये डायरेक्ट तरीका, बिना दिमाग लगाए, कुछ सोचना नहीं कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं, डायरेक्ट करना। कितना आएगा इसमें बताओ? क्या होगा? N1 कितना आएगा? ये अभी जैसे मैंने बोल दिया, ये N1 टोटल की ऑक्सीडेशन के लिए हो गया। ये N2 भी ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। कितना आंसर आएगा? 1। यहाँ पे कितना आएगा? 2। तो N1 और N2 पता चल गए। तो N फैक्टर कितना आएगा? N1 × N2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N1 कितना हुआ? तो 2/2। देखो कितना छोटा मेथड, और ये वाला मेथड भी छोटा ही है, बस थोड़ा समझना था। क्या माइनस का? Cl2 का निकालना है। Cl- का निकालना है, कोई दिक्कत ही नहीं है। Cl- किसमें जा रहा है? Cl2 में। कितने का चेंज? इसका आंसर कितना होगा? ये तुम्हें याद रखना है ना कि ये जो है इसके रेस्पेक्ट में पीछे देखना है। इसका निकालना है, इसके रेस्पेक्ट में पीछे देखना है। जिसका निकालना होता है उसके रेस्पेक्ट में किधर देखना होता है? पीछे डायरेक्शन में। हाँ, समझ में आ रहा है? कहीं पे कोई डाउट हो तो पूछ लो, अभी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। बताओ इस वाले मेथड से नहीं करना है, नॉर्मल मेथड से करना है। रिवर्स, इसका फैक्टर कितना होगा बताओ? रिवर्स, ये +7 से कितना जा रहा है? 6। तो 1 का चेंज, इसका फैक्टर 1 आएगा। इसका फैक्टर कितना आएगा? 2 आएगा। ये तरीका थोड़ा क्लासिकल है ना, तो टफ होगा, उसमें कोई ट्रिक नहीं है, उसको समझना पड़ता है।
ट्रिक मेथड्स यही सारे हैं, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल। ऑनलाइन वाले कुछ बोल रहे हो क्या तुम? अभी हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे? हाँ बोलो, कुछ बोलना है तो बोलो भाई। हाँ बोलो, कुछ पूछना है ना? कुछ पूछना है तो पूछ लो। हैं? हटा दो। सर ये एनएफ का जो फॉर्मूला है वो सिर्फ डिस्प्रोपोर्शनेशन के लिए ही चलेगा ना? सिर्फ डिस्प्रोपोर्शनेशन के लिए है ये। इसका ओरिजिन तुम्हें दिख के समझ में आना चाहिए कैसे आ रहा है। ऐसा लग रहा है कहीं पे चेंज इन इलेक्ट्रॉन को किया गया, ऐसा कुछ लग रहा है? ये ऐसा ही है। ये N1 N2 क्या है? चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर्स है, दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, जिनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके कुछ किया गया है उसमें और फिर आंसर आया है। तो वो किसी दिन बता दूंगा कैसे आता है, ठीक है? हाँ सर, ये हार्मोनिक मीन बाय 2 है। हाँ, जैसे हार्मोनिक मीन होता है ना 1/, वाला क्या होता है वो, APGP HP, सर नंबर ऑफ वैसा कुछ है। 2 by 1 by n1 plus 1 by n2, अभी उसको हाँ, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये आ जाएगा। करेक्ट करेक्ट। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो वो HP बनता है, ठीक है? ये समझ लेना तुम। अब वो इतना मैथमेटिक्स में आना चाहिए, देख लेना वैसे कुछ आया है। बोलो किसमें दिक्कत नहीं है? एक जगह जा रहा है सिर्फ, कोई दिक्कत नहीं। दो जगह जा रहा है तो क्या दिक्कत है? रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। बैलेंस करना पड़ेगा। लेकिन डिस्प्रोपोर्शनेशन में आगे रिएक्शन बैलेंस नहीं चाहिए। Easy। अच्छा, इसका एन फैक्टर कितना होगा बताओ? हाँ बोलो। हाँ बोलो बोलो। सर +3 से +4 जा रहा है, 1 होगा क्या? सॉरी 2 होगा क्या? हाँ बता दो, बताओ। एक्टिंग एज बोथ एसिड एंड क्या है ये, कैसा एजेंट है? +2 से किस में जा रहा है? +4 में, तो रिड्यूसिंग एजेंट होगा ना। एन फैक्टर बताने, क्या बताने? चलो ये क्वेश्चन बाकी लोग सॉल्व करें, तुम्हारा डाउट बता देता हूँ। क्या? जल्दी जल्दी करो भाई, मुझे इतना कराना है कि एग्जाम में आ जाएगा। सर फर्स्ट वाले का आंसर 2 है क्या? फर्स्ट वाले का आंसर 2 है क्या? आंसर क्यों बता रहे हो अभी? मुझे लगा डाउट पूछ रहे हो कुछ। आंसर थोड़ी देर में बताना। आंसर बता रहा। हाँ चलो बोलो, क्या पूछा तुमने? ये वाला ना? पर मॉलिक्यूल है ना, इसके तो अंदर एक ही एटम है। कितना होगा? 5 पर एटम, पर मॉलिक्यूल। Cl का 2 होगा। Cl का 2 कैसा होगा? 2 क्यों होगा? 2 नहीं होगा इसका। Cl का 2 कैसे बता रहे हो? -1 से 0 1 का चेंज ना। इसका कितना होगा वो निकाल दिया है। स्टाइकियोमेट्री नहीं होता है बच्चा कुछ भी। ये पर मॉलिक्यूल का मतलब अंदर एटम कितना है। अभी तो हम नहीं 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 नहीं, अरे यार 2 तरीके हैं। एक जगह बैलेंस रिएक्शन रिक्वायरमेंट होती है, उसमें बैलेंस रिएक्शन देखना है। इसमें बैलेंस रिएक्शन नहीं देखनी है ना S2 वाले में। क्यों? क्योंकि एक ही जगह ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो रहा है ना। कहाँ देख, ये इसमें देखा ना, क्योंकि ये दूसरा टाइप था ना, इसमें देखना पड़ता है बाबू। कहाँ पर हो गया? इसमें नहीं देखा ना, क्योंकि एक ही जगह रिड्यूस हो रहा है, एक ही जगह ऑक्सीडाइज हो रहा है। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो एक जगह जा रहा है ना पूरा, तब नहीं देखते। जब 2 जगह जाता है तब देखते हैं। Na तो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट है ही नहीं भैया। Na क्या नहीं है? ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट। नॉर्मल
उसको छोड़ो, उससे नहीं पूछते आंसर, जो रिडॉक्स है उससे देखना। हाँ ऐसे नहीं, ऑक्सीडेशन नंबर देखो कितना हुआ उसका, 2 से 2.5 हुआ, कितने का चेंज, तो S2 वाले का ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज कितना होगा, 2 टाइम्स, दैट इज 1, और S4 वाले का 4 टाइम्स, दैट इज 2। हाँ करेक्ट, आप सीख गए, अपने पूछना। हाँ दोनों दोनों जोड़ देंगे, एक है ना, एक लेंगे, प्लस माइनस नहीं होता है, एन फैक्टर इज नॉट प्लस माइनस। मैं बता देता हूँ, इधर बात मत करो तुम तीनों लोग, इधर देखो, बात मत करो इधर, भाई बात मत करो यार, आगे आ जाओ, फिर तुम जो बात करे वो आगे आ जाए, मेरे से बात कर लो। एन फैक्टर का भी रेंज होता है क्या, मतलब एन फैक्टर का oxidation number जैसा? कोई रेंज वगैरह की जरूरत नहीं, उतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं भाई। इसका एन फैक्टर कितना आया, +2 से कितने का चेंज, 2 का, लेकिन सर उसका 1 आया। सर सुनो मेरी बात, ये +3 है ना, कितना है ये, Three. तो कितने का चेंज, से +4 जा रहा है सर। हाँ 1 का सर, चेंज, और 2 के लिए कितने का चेंज, 2 एन होगा फैक्टर सर, कितना आएगा, 2 आएगा। यस चलो उसको हटा दो, अब इस पे आ जाओ। ये एसिड का काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है, तो एक उसका भी लेना है, एज ए एसिड कितना होगा इसका एन फैक्टर, 1। ये बताएगा नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन जो होते हैं ना, पहले सुन तो लो पूरी बात फिर बता देना। नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितने होते हैं एसिड में, OH से जुड़े वाले, लेकिन वो रिएक्शन में देखना पड़ता है। जैसे अगर मैंने यहाँ लिखा H2SO4 और कुछ भी नहीं दिया है, तो इसका एन फैक्टर कितना होगा एज ए एसिड, 2 होगा। क्या है तरीका, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+, क्या होता है एसिड के लिए, रिप्लेसेबल H+, यही इसका क्या होता है एसिड का एन फैक्टर। जैसे मैं तुम्हें सर बहुत ऐसे शॉर्ट में बता देता हूँ, bases और salts का भी H2SO4 होता ने है ना? एक NaOH से रिएक्शन करी तो कितने H रिप्लेस होंगे, बोलो जल्दी, देख के बताओ, इसमें देख के बताना है, देख के बताओ। एक हुआ ना, और नीचे वाले में कितने हुए, 2। 6। क्या वो लूडो खेल रहे हो क्या, इधर देखो कितना आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे कितना आएगा, ठीक है। तो अभी समझा, एक रिप्लेस हुआ तो ये तुमको केपी में पढ़ाया था, तभी तुम पूछ रहे थे, अब तो याद हो गया होगा ना। एक रिप्लेस हुआ तो कितने आएंगे, एक, 2 रिप्लेस हो गए, देखो दोनों गायब हो गए कि नहीं H2SO4 के, फैक्टर कितना आएगा, 2। ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज है, फिर से समझ लो जिसको नहीं आ रहा। H2SO4 में कितने H+, 2, कितने रिप्लेस हुए यहाँ पे, देखो ये गायब हो गया ना, पानी बन गया है, तो कितना आएगा, एक रिप्लेस होने पर एन फैक्टर 1। नंबर ऑफ रिप्लेसेबल कब लेते हैं, जब कुछ भी रिएक्शन ना दी हुई, और जब रिएक्शन दी होगी तो क्या लोगे, रिप्लेस, क्या लोगे, रिप्लेस्ड H+। इधर कितने रिप्लेस हुए, 2 रिप्लेस हुए, एन फैक्टर 2। यहाँ पे कितने रिप्लेसेबल हैं, एक, और जो एसिड काम कर रहा है तो ये फिर रिप्लेस हो जाएगा, तो एन फैक्टर जो है 1 किसकी वजह से हुआ, एसिड की वजह से, और 2 किसकी से हुआ, 2 एज ए, इसमें मिक्स है, कैसा है इसमें, तो एसिड का भी काम कर रहा है, और किसका काम कर रहा है, बेस का भी। कहाँ बेस है भैया यहाँ पे, बेस किसे बोल दे तुमने, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुन लो आराम से, हाँ क्या मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन राइमिंग है करना ना। जरूरी है क्या ऐसे? मेरी बात सुनो आराम से सारे लोग, जब कभी भी कोई ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट एज ए एसिड या बेस काम करता है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के हिसाब से जो फैक्टर आता है वो भी लेते हैं, एज ए एसिड बेस जो आता है वो भी लेते हैं, उसको ऐड कर देते हैं। तो ये बताओ, एज ए एसिड काम करेगा तो फैक्टर कितना होगा, 1, और एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगा तो +2 से +4 कितने का चेंज, 2 का, पर कार्बन कितने का चेंज है यहाँ पे, 1 का, सॉरी, और टोटल चेंज कितने का है, 2 का। तो ये 2 भी इसमें ऐड करो तो टोटल एन फैक्टर कितना हुआ, कितने लोगों का 3 आंसर आया था, ये बताओ बस, किसी का आया था,
ये पहले पता नहीं था ना, ऐड कर देते हैं, अभी तो पता चल गया। एज ए एसिड जो होगा उसको भी लेना है, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है उसको भी लेना है, और दोनों को ऐड करना है। ठीक है, ये याद रखना है कॉन्सेप्ट को, ऐसा नहीं कि भूल जाओ। अब बताओ तुम क्या पूछ रहे थे? ये इसमें समझा? सर नॉर्मल मेथड से मैंने किया तो मुझे 6 आया। जल्दी करो भाई, हमें काफी कुछ करना है अभी, फास्ट करो फास्ट। ये वाला एज ए एसिड 1 है, और C2O4 CO2 पे जाता है तो 2 आता है ना। ये यार किया तो है अभी, टोटल कितना होगा ऐड करके? हाँ ऐड कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। वो दिया नहीं है तो कुछ तो होगा, पानी है। लिखा हुआ है। ये एक ही क्वेश्चन ऐसा होता बस। हाँ, इसमें 2 H है, यहाँ पे दोनों रिप्लेस हो चुके हैं। इधर तुम लोग बात मत करो, पीछे भी तुम लोग बात मत करो, आगे ये मूवेबल है सारी जो है, जो जिससे बैठो चेयर, आगे लेके बैठना पड़ेगा तो और ज्यादा समझ में आएगा। तो तुम फिर आ जाओ, फिर जब टूटी तुम्हारी। देखो H2SO4 यहाँ पे है, अभी बहुत दिन बाकी है, अभी मत करो सब ये, ठीक है। इधर देखो H2SO4 है ये, और यहाँ पे क्या है Na2SO4। तो कितने H रिप्लेस हुए? 2। तो इसका एन फैक्टर एज ए एसिड यहाँ पे 2 ही है। समझ में आया तुम्हें? यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ ना रिप्लेस हुआ है, यहाँ पे लिखा है ना, यहाँ पे दिख नहीं रहा है क्योंकि सारी चीजें दी नहीं हुई है, पानी दिया हुआ है और भी कुछ बना होगा। जब क्वेश्चन में सिर्फ इतना लिख के आएगा, फाइंड द एन फैक्टर ऑफ NaHC2O4 व्हेन इट एक्ट्स एज बोथ एसिड एंड नो रिड्यूसिंग एजेंट। तो फिर तुम्हें क्या करना है उसके लिए? दोनों को ऐड करना है। फिर ये नहीं पूछना उससे एग्जामिनर से कि तुमने तो खुद दिया ही नहीं तो मैं क्यों करूं। हाँ, उसने बोला एसिड का काम कर रहा है तो कर रहा है वो। समझ में आया कि ये भी बताओ? बोलो, मोल्स क्या होते हैं? मोल्स मास अपॉन, मोल्स क्या होते हैं? मास अपॉन मोलर मास। मोलर और मास। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? मोलर मास इक्विवेलेंट वेट। अपॉन एन फैक्टर। हाँ, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? याद करो, नई चीज है ये, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? गिवन मास अपॉन, सॉरी ये तो इक्विवेलेंट में चला गया। बोलो जल्दी बोलो, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या होता है पता है? अभी निकालना सिखाया था, सबका निकालोगे, जिसका भी तुमने एन फैक्टर निकाला है उसका तुम ऑटोमेटिकली क्या निकाल सकते हो? इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट को EW से नहीं लिखते, सिर्फ किससे लिखते हैं? E से। किससे लिखते हैं? मॉलिक्यूलर वेट और मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, याद रखना। अच्छा, इक्विवेलेंट्स क्या होंगे फिर? इक्विवेलेंट्स गिवन मास, इनका मोलर मास सेम हो, मतलब इक्विवेलेंट वेट सेम हो। अब वो तो चलो बताएंगे आगे, पहले डेफिनेशन देख लो। इक्विवेलेंट्स क्या होंगे? गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। गिवन मास W अगर है और इक्विवेलेंट वेट E है तो EQ से लिखते हैं इसको, इसका कोई और तरीका नहीं है। किससे लिखते हैं इसको? अच्छा, EQ जो है वो तो रहेगा, E की जगह पे क्या लिख सकता हूं यहां से बताओ? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, ये ऊपर आ जाएगा। ये क्या बन जाएंगे? बोलो, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट क्या होते हैं? मोल्स। बोलो, कितना आसान है, क्या उसको लिखा है मेरे सर? साथ में समझते हुए चलना। ये तो सर नई आपने चीजें क्या सीख रहे हो, मैं बता देता हूं क्या क्या लिखा है। इक्विवेलेंट वेट क्या है? मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। मोलर मास को मॉलिक्यूलर वेट में भी लिखा जा सकता है, एन फैक्टर से डिवाइड। इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं? गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट्स को EQ से लिख देते हैं, गिवन मास को W से लिखा जाता है केमिस्ट्री के अंदर, और इक्विवेलेंट वेट को कैपिटल E से। लेकिन हमें पता है कैपिटल E को वहां पे रिप्लेस किया जा सकता है, रिप्लेस करके खुद से देख लो तो यही आएगा, एन फैक्टर इनटू मोलर मास। नहीं है क्या है ये?
मोल्स। नंबर ऑफ मोल। मोल्स को n से लिखा जाता है, मोल्स को किससे लिखा जाता है? n से। बट चूंकि यहाँ n फैक्टर है तो हम मोल्स लिख दे रहे हैं। अब बताओ मोलारिटी क्या होती है? करेक्ट, वॉल्यूम। मतलब सर वो मोल्स बैलेंस ऑफ होगा ना सर सॉल्यूट। जो आपने लिखा है? नहीं, इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस जो है वो दूसरी चीज है, बताऊंगा। इक्विवेलेंस है वो क्या है? ये क्या है? मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। वॉल्यूम किसका लेना है? सॉल्यूशन का। चलो नॉर्मेलिटी अगर लिखनी होगी तो क्या हो जाएगा? रोनी की। नॉर्मेलिटी क्या होते हैं? मोल्स की जगह पे इक्विवेलेंस, मोल्स की जगह पे मोल्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? मोलारिटी। इक्विवेलेंस पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? नॉर्मेलिटी। बस इतना सा डिफरेंस। क्या ले लोगे यहाँ पे? बोलो, इधर ध्यान दो, जब मैं बोल रहा हूं तभी समझ आएगा। आपस में बात करोगे तो समझेगा नहीं, फिर तुम बात कर नहीं रहे हो ना। इक्विवेलेंट्स कितने होंगे? मोल्स इनटू एन फैक्टर। तो यहां पे पुट करो, क्या मोलैरिटी बन जा रहा है सबका? तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या हुआ? एन फैक्टर इनटू मोलैरिटी। नॉर्मेलिटी क्या हुई? एन फैक्टर इनटू मोलैरिटी। इक्विवेलेंट्स क्या हुआ? एन फैक्टर इनटू मोल्स। बिल्कुल आसान है, इसको जल्दी से नोट करो। वेरी गुड। तो बताओ, KMnO4 एसिडिक मीडियम में अगर है तो उसका इक्विवेलेंट वेट कितना आएगा? KMnO4 एसिडिक मीडियम में उसका इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करो। सर क्वेश्चन क्या है? इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 इन एसिडिक मीडियम। मैं हटा दूं इसको? सर Mn का नहीं, मास 52 लेना है ना? Mn का मास कितना लेना है? कितना बोला? सर 52 ना? 52। एक बार कंफर्म कर लो, 52 ले लो। वैसे 55 होता है, आई थिंक। कंफर्म करो एक बार, देखो किसी के पास मोबाइल है? सर क्या चीज का वेट? करो जल्दी करो। 55 है, चेक करो, या 52 है? हाँ सर 55 मोलर है। 55 होगा, कंफ्यूज मत करो मेरे को। ठीक है, उसको देख लेना। बस सर कोई क्वेश्चन सर लिख दो ना सर, समझ में नहीं आया। वो मैं तुम्हें बता दूंगा। तो अभी इस पे फोकस करो जो मैं क्वेश्चन पूछा हूँ। इसको हटाओ अभी, इसको मेरे साथ में भी लिख सकते थे, इतना आसान है। जिन्होंने KVPY या फिर बोर्ड्स के लेक्चर किए उनको तो पहले से पढ़ाया गया है ये। इधर देखो, फाइंड द नॉर्मेलिटी इक्विवेलेंट वेट इक्विवेलेंट्स ऑफ, चलो मुझे याद नहीं कितना आएगा मोलर मास, तो मैं 150 ग्राम ले लेता हूँ ऑफ KMnO4 dissolved in 500 ml solution in सर acidic मोलर medium। मास 158 आ रहा है। 158 आता है ना? चलो 158 कर लो उसको, ठीक है। ये क्वेश्चन है। तो एसिडिक मीडियम क्यों दिया गया? व्हाट इज द रीजन? सर एन कुछ नहीं फैक्टर लिखना पड़ेगा, निकालने के मैं लिए। सिर्फ इतना बता देता हूँ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स क्या है, ठीक है। KMnO4 तीनों मीडियम Mn पे + 2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का होगा। काम करता है। एसिडिक मीडियम में Mn+2 में जाता है, न्यूट्रल मीडियम में किस में जाता है? MnO2 में, और बेसिक मीडियम में जाता है MnO4 2- में। तो यहां मैं लिख दे रहा हूं, इसको नोट कर लो। KMnO4 हटा दो, वो सिर्फ स्पेक्टेटर है। MnO4- एसिडिक मीडियम में किस में जाएगा? Mn+2। MnO4- नहीं, प्रोडक्ट की जरूरत है ना भाई। एन फैक्टर निकालने के लिए तुम्हें क्या पूरी रिएक्शन जरूरत है? क्या जरूरत है? सिर्फ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। MnO4- MnO4 2- में जाता है, किसके अंदर? बेसिक मीडियम में। किसमें जाता है? बेसिक मीडियम में। और MnO4- न्यूट्रल मीडियम में, किसमें?
MnO2 में जाता है, न्यूट्रल इसमें मीडियम जाता में है, चेंज ही नहीं होगा। सिर्फ पानी होगा उसमें, क्या होगा? तो इसका एन फैक्टर कितना निकलेगा बताओ? यहाँ पे, 5 यहाँ पे, यहाँ पे, आराम से कर लो, एन फैक्टर निकालो इसका सर ये कितना है। याद करना है कि सर देखिए एसिडिक मीडियम में फर्स्ट ये वाले याद का करना है 5 है। किसमें जाता है, एन फैक्टर याद नहीं करना है, एन फैक्टर तो निकाल लो। यहाँ पे इन 5 फैक्टर आया नहीं कि नहीं आया? सर ये यहाँ पे कितना आएगा? सर Four. 1 यहाँ पे आएगा, +7 से +6 कितने का चेंज? 1 का चेंज, यहाँ पे कितना आएगा? +7 से +4 3 का चेंज। 3 का चेंज। तो ये पता चल गए, याद रखेंगे, ठीक है, किस में जाता है बस। अब इसका आंसर करने के लिए क्या क्या चाहिए? हाँ, ये देख लो एक बार, खुद से देखोगे तो लगेगा कि बहुत आसान है, ये याद करने हैं ना। बोलो तुम, ये समझा तीनों चीज? कुछ नहीं लगाना है, ये एक ही जगह जा रहा है ना। क्या है फॉर्मूला? चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल। इसका आंसर बताओ क्या होगा? सर ये मतलब हर एक ऐसे आयन के लिए ट्रू है ना, मतलब MnO4 तो बाकी भी मतलब समथिंग O4 के लिए ट्रू है ना? हाँ, क्या आंसर आया उसका क्वेश्चन का? सर नॉर्मलिटी तो सर वो आया 2। सर इक्विवेलेंट वेट 31.6 आ रहा है। नॉर्मलिटी 10। बोलो बच्चों, इधर तुम दोनों सर लोग, इक्विवेलेंस सर क्या आंसर आया इक्विवेलेंट इसका? वेट सेम आ रहा है 31.6 और नॉर्मलिटी 10 आ रहा है। पहली बात, एसिडिक मीडियम है तो एन फैक्टर कितना आएगा KMnO4 का? 5 आएगा। Plus वेरी 5. गुड। हाँ, वो प्लस माइनस नहीं होता एन फैक्टर, वो एक नेचुरल नंबर होगा या फिर एक फ्रैक्शनल होगा बस। एन फैक्टर की वैल्यू कितनी आ गई? 5। तो बताओ सबसे पहले अगर मैं इक्विवेलेंट वेट निकालूं तो कितना आएगा? 158/5। अगर मैं नॉर्मलिटी निकालूं तो कितनी आएगी? एन फैक्टर इंटू मोलैरिटी। तो एन फैक्टर कितना है? 5 है। कई तरीके से निकाल सकते हो। मोलैरिटी कितनी आएगी? 158, और 158 ही इसका क्या है? मोलर मास। टोटल वॉल्यूम कितना है? 500। वॉल्यूम कितना है? 1000। यहां से कितना आएगा? 10। समझ में आ गया? सर NF 5 क्यों हुआ? एन फैक्टर 5 क्यों हुआ? क्योंकि एसिडिक मीडियम है बच्चा। अच्छा वैसे। क्या हो गया, क्या हो गया? एन फैक्टर कितना हो गया? 5। समझा भी? हाँ सर अब इधर क्या लिखा हुआ है पढ़ो एक बार, अगर जिसका हो गया उधर का। वो तो कुछ भी नहीं है, वो तो 9th 10th वाले बच्चे भी करते हैं उसको। इधर वाला बताओ तुम, ये तुम्हारे लिए नया है। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जितने भी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स होते हैं उनके इक्विवेलेंट्स आपस में क्या होते हैं? इक्वल। जैसे मैंने लिख दिया N2 + 3H2 gives 2NH3, तो इसका मतलब है इस रिएक्शन में इक्विवेलेंट्स ऑफ N2 क्या होंगे? इक्विवेलेंट्स ऑफ H2, और इक्वल क्या होंगे? इक्विवेलेंट्स ऑफ अमोनिया। इक्विवेलेंट्स नाम इसीलिए रखा गया, साइंटिस्ट ने बोला एक ऐसा टर्म निकालेंगे, एक ऐसा टर्म निकालेंगे जो सारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के लिए कैसा होगा? सेम वैल्यू रखेगा। उसको नाम देंगे क्या? इक्विवेलेंट्स। उल्टा सोचा है, इक्विवेलेंट्स पहले नहीं आया, पहले सोचा था ऐसा करेंगे। इन्होंने रिएक्शंस पढ़ी बहुत सारी, देखा कि कुछ पर्टिकुलर प्रोपोर्शंस में रिएक्शन होती है। किसमें होती है? पर्टिकुलर प्रोपोर्शंस में। एक पर्टिकुलर मास रिएक्ट करता है दूसरे के साथ, तो बोला कि ये मोल्स के रेशियो में तो आता नहीं है। मोल्स के रेशियो क्या आते हैं? अलग, 1:2, 1:3। बोला कुछ ऐसा निकाल दो कि जो रेशियोज हैं मोल्स के कुछ बना के एन फैक्टर से डिवाइड करके इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं? मोल्स इनटू एन फैक्टर। तो बोला कोई ऐसा नंबर निकालो एन फैक्टर जिसको मल्टीप्लाई वगैरह करने पे सबकी एक वैल्यू, एक पैरामीटर कैसा आ जाए? सेम। उस पैरामीटर को क्या नाम दिया? इक्विवेलेंट्स।
तो बोला कि इक्विवेलेंस एक ऐसी वैल्यू है, एक ऐसा पैरामीटर है जो हर एक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिए क्या होता है, सेम। जैसे अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे अमोनिया रिएक्शन कर रही है, किसी भी रिएक्शन में कोई भी रिएक्शन हो, इसका बताओ यहाँ पे N2 3H2 2NH3 है। N2 का अगर मैं 1 मोल लूं, कितना लूं, H2 का मैं 3 मोल लूं, तो क्या मोल बराबर है? बिल्कुल भी बराबर नहीं है। लेकिन इसका एन फैक्टर कितना होगा बच्चा, बोलो बोलो भाई, एन फैक्टर कितना होगा N2 का? देख के बता दो आराम से, टाइम है तुम्हारे पास, गलत नहीं बताना, आराम से देख के बताओ। 0 0 -3 +1, 0 से 3, 3 का 6 हो चेंज, जाएगा। 2 के लिए 6 का चेंज, तो ये तो निकालना आना चाहिए। इसका एन फैक्टर कितना आएगा, 0 1 का चेंज, 2 के लिए 2 का चेंज, ऐसे करना है, ठीक है। इसका देखो -3 से किस में जा रहा है, ये 0, और -3 से किस में जा रहा है, सॉरी +1 से किस में जा रहा है, 0। -3 से 0, +1 से 0। अब ऐसी रिएक्शन में क्या करें भाई, यहाँ पे क्या आ गई, नई चीज। तो जब कभी भी ये कैसे रिएक्शन है, उल्टी वाली रिएक्शन, इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स। कैसी है, इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स में सिर्फ क्या देखना है, या तो ओनली ऑक्सीडेशन देखना है, या क्या देखना है, ओनली रिडक्शन। क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन अमोनिया ने क्या किए होंगे, रिलीज, उतने ही क्या करेगा ये, गेन। क्योंकि इसी का क्या हो रहा है हमारा, इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स। तो बताओ, सिर्फ नाइट्रोजन को देख के बताओगे वो भी सही आंसर आएगा, सिर्फ हाइड्रोजन को देख के बताओगे वो भी आंसर सही आएगा। नाइट्रोजन को देख के बताओ फैक्टर कितना आएगा, उल्टा चलो, उल्टा। -3 से कितने का चेंज, कितने का चेंज, 3, पर मॉलिक्यूल भी कितने का चेंज, 3 का, तो एन फैक्टर कितना हुआ, 3। सिर्फ देखो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों ही क्या हो रहे हैं, ऑक्सीडाइज या रिड्यूस। नाइट्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, उल्टा देखना है। हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो चूंकि ये इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स है, तो हमें याद रखना है सिर्फ ऑक्सीडेशन देखेंगे या सिर्फ रिडक्शन। तो -3 नाइट्रोजन के हिसाब से देखें तो ऑक्सीडेशन हुआ ना, कितने का चेंज हुआ इधर बताओ, 3 का। तो एन फैक्टर नाइट्रोजन के हिसाब से भी कितना आया, 3 आया बच्चे। हाइड्रोजन का कितना है, +1, और +1 से 0 में गया कितने का चेंज, और 3 हाइड्रोजन के लिए कितने का चेंज, दोनों से 3। एन फैक्टर कितना है इसका, हमेशा सेम आएगा, यहाँ पे 3 है, चाहे नाइट्रोजन देखो चाहे, हाँ उल्टा चलो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे चलो उल्टा। अब बताओ, अगर यहाँ पे मोल 1 है तो बताओ इक्विवेलेंट कितने आएंगे, बोलो भाई, 6 आएंगे। सर वेरी 6। गुड। यहाँ पे कितने आएंगे, अरे यार बताओ, सर 6 ही आएगा। और यहाँ पे कितने आएंगे, यहाँ पे भी यही 6 बोला, आएगा। क्या होते हैं, सेम होते हैं, क्या होते हैं। चलो अभी इसमें देख लिया, किसी भी में देख सकते हो, सब में बराबर आएंगे, करके देख लेना, बताओ। हाँ, इक्विवेलेंट्स, मिली इक्विवेलेंट्स भी क्या होंगे, सेम होंगे, मिली इक्विवेलेंट्स भी क्या होंगे। चलो ठीक है, अभी मुझे जाना भी है। सर एक इरेज क्लास, मत करिए। ये जो क्लास तो है erase- इसका पूरा जो पढ़ाया मैंने वो तो आने वाला है ही। नेक्स्ट क्लास में मैं जो आधा घंटा तक पढ़ाऊंगा शुरू के, सिर्फ उतना तक आएगा। हाँ, सैटरडे क्लास है, उसके बीच में नहीं है। तो थोड़ा एक चीज मैं बता देता हूँ, अभी मेरे पास टाइम है एक्चुअल में तुम्हारी क्लास के हिसाब से। चलो मैं थोड़ा बता देता हूँ, एक चीज सुन लो, बस 5 मिनट में तुम्हें पता चल जाएगा। बैठ जाओ इधर, ऑनलाइन वाले बच्चों 5 मिनट तुम्हें एक चीज सुनिए बस। ऑफलाइन तो मान लो बैठे ही हैं, ऑनलाइन वाले जाने लगे होंगे ना, बोल दिया था मैंने। बोलो, KMnO4 और FeSO4, इधर सुनो तुम लोग सारे लोग, इधर सुनो। KMnO4 किससे रिएक्शन कर रहा है, किसमें कर रहा है, किसमें जाता है ये, इधर बात मत करो, समझ नहीं आएगा, एग्जाम में आने वाला है ये क्वेश्चन, ठीक है। अब मुझे बताओ, KMnO4 Mn+2 में गया तो लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस क्या कहता है, क्या बोलता है लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, इनके इक्विवेलेंस आपस में क्या होने चाहिए, सेम। तो इन दोनों के इक्विवेलेंस आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। कोई दिक्कत इसमें, यही तो लॉ है। अच्छा, इसका एन फैक्टर जल्दी जल्दी बता दो कितना है,
सर इसका 5 है KMnO4 का। मैंने बोला इसके एक्स मोल दिए, कितने मोल दिए, इसके मोल कितने लगेंगे बताओ। तो कैसे बताओगे, इस लॉ से बताओ। इसके कितने मोल्स हैं KMnO4 के, बोलो एक्स, तो इसके इक्विवेलेंट्स कितने होंगे, एक्स इंटू एन फैक्टर कितना आया, और इसका एन फैक्टर कितना आया, सर इसका बोलो। 1 है। तो बस यहाँ पे लिखो, इसका मान लिया मैंने y, कितना मान लिया, और इसका एन फैक्टर कितना है, तो y की वैल्यू कितनी आई, 5x। अच्छा मोलर रेशियो कितना आएगा, मोलर रेशियो 1:5। हाँ, जो 1 है उसकी वैल्यू डाल देंगे, y की वैल्यू तो 1/5 आएगा। मतलब जो मोलर रेशियोज हैं वो क्या आ रहे हैं, एन फैक्टर्स के अपोजिट, बोलो आ रहे हैं कि नहीं। ये एन फैक्टर जो है वो FeSO4 का है, और ये एन फैक्टर किसका है, ये बात बहुत पहले बताई थी मैंने तुमको, याद करो, बताया था ना, क्या बताया था मैंने, एन फैक्टर्स का जो रेशियो होता है, मोलर रेशियो, उसका अपोजिट होता है, इसलिए। तुम यार फिर से इसमें भूल जा रहे हो, 5 साल हो गए इसको पढ़ाते हुए। कितनी बार पता है कितनी बार मैंने ये वाला एग्जांपल कराया KMnO4 का, +7 से +2 कितने का चेंज, हाँ 5 का चेंज, 5 में से फिर से 2 घटा देते हो, 3 बचेगा ना। तो हाँ मैंने एन फैक्टर पूछा है बच्चे, +7 से +2। तो शुरू में तुम्हें हो सकता है थोड़ा ज्यादा लगे, बट ऐसी बात नहीं है। अगर मोल्स की जगह पे मोलारिटी दी होती तो क्या नहीं कर पाते, मैंने मोल्स ना दिए होते, क्या दिया होता, मोलारिटी। तो मोलारिटी ये वाला यहां तक समझे, लिखा है कि नहीं, तो लिख लो भाई, बाद में बोलोगे लिखा ही नहीं इसमें। बैलेंसिंग के बाद निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर में से तुम्हें मतलब नहीं है, तुम पूरी बैलेंस कर चुके हो उसके बाद पूछ रहे हो। अगर पूरी रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है और ऑक्सीडेशन नंबर्स नहीं निकालने हैं तो सिर्फ एक ही तरीका है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पता होनी चाहिए, नहीं तो एन फैक्टर तो उससे बहुत पहले निकल जाता है ना। ये देखो तरीका है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल। मुझे ये बताओ, मोल्स को मोलैरिटी और वॉल्यूम के फॉर्म में दिया हो सकता है कि नहीं, मोल्स क्या होते हैं, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। तो अगर मैंने दिया होता कि KMnO4 10 ml है, कितना है 1 मोलर, तो उसको टाइट्रेट करना है FeSO4 के साथ, किसके साथ 0.5 मोलर के कितने ml लगेंगे ये पूछा है, तो क्या बता पाओगे, क्यों नहीं बता पाओगे। इसके मिलीमोल्स पता हो गए, कितने हुए 10, इसके मिलीमोल्स कितने हुए 0.5V, लेकिन हमें पता है कि मिलीमोल से मतलब नहीं है, हमें क्या बराबर करने पड़ेंगे, मिली इक्विवेलेंट्स, दोनों के क्या बराबर करने पड़ेंगे, और अगर मिली इक्विवेलेंट्स बराबर है तो मिली मोल्स टाइम्स एन फैक्टर भी बराबर होंगे। इसके मिली मोल्स पता है, इसका एन फैक्टर कितना है 5, इसके मिली मोल्स 0.5 इंटू वी है, इसका एन फैक्टर 1 है, तो मिली इक्विवेलेंट्स बराबर किए तो एन फैक्टर इंटू मिली मोल्स बराबर किए, वहां से कितने अननोन है, सिर्फ वी, तो वी की वैल्यू आ जाएगी, तो बताओ कितना आएगी वैल्यू, वी की वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ। कॉन्सेप्ट बता दिया मैंने, इक्विवेलेंट्स अगर बराबर है तो क्या मिली इक्विवेलेंट्स बराबर नहीं होंगे, मेगा इक्विवेलेंट्स के बराबर होंगे, सारे बराबर होंगे, तो वो करके दिखाओ मुझे कितना आंसर आएगा। ऐसा मत सोचो बहुत बड़ी चीज बता रहा हूं, जैसे मिली इक्विवेलेंट्स बराबर करने हैं लेकिन हमें मिली इक्विवेलेंट्स दिए नहीं है, हमें एन फैक्टर इनटू मिली मोल्स दिया है, क्या दिया है, और एन फैक्टर तो पता है कैसे निकालते हैं, मिली मोल्स कैसे निकालते हैं ये तुमको पहले से पता होना चाहिए, कैसे निकालते हैं, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन ml, बस हो गया, करके बताओ। 100, ठीक है, चलो मैं भी करके देख लेता हूँ, जल्दी में गलत हो सकता है। मिली इक्विवेलेंट्स कितने होंगे, हाँ सर V 100 ml आ रहा है, 100 ml आ रहा है, करेक्ट है, ठीक है भाई, समझ लो एन फैक्टर कितना होगा
इधर भाई क्यों हंस रहे हो तुम लोग? कृत क्यों हंस रहे हो तुम? ये क्या नाम है इसका सबसे आगे वाले का? क्या उधर चल रहा है? इधर बैठ जाओ, उसके पास मत बैठा करो तुम। अच्छा फोन गिर गया था, फोन जमा करा दो, ठीक है? कोई नहीं रहेगा क्लास में, उससे डिस्टरबेंस होते हैं। एन फैक्टर क्या है KMnO4 का बताओ? 5 मिलीमोल्स कितने हैं? 10 into 10 1। एन फैक्टर कितना है PSO4 का? 1। मिलीमोल्स कितने हैं? देखो ये 10 है और ये 5 है, यहाँ पे 100 हो गया, या 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो वी कितना है? 100 ml। मतलब क्या समझा? 10 ml 1 मोलर के MnO4 को कंप्लीट रिएक्शन कराने के लिए 0.5 मोलर FeSO4 से 100 ml चाहिए। कितने ml चाहिए? तो ये जो तुमने काम किया है, अननोन चीज निकाली, इसको बोलते हैं टाइट्रेशन। अननोन चीज का निकालना को क्या बोलते हैं? कब? जब वॉल्यूम्स में हो। किसमें हो? मिलाने वाले में, बीकर हो, पिपेट हो, ब्यूरेट हो, तो क्या बोलते हैं उसको? टाइट्रेशन। अननोन को निकालने को क्या बोलते हैं? टाइट्रेशन। और ये टाइट्रेशन में रिएक्शन कैसे इन्वॉल्व है? रेडॉक्स। तो इसको क्या बोलेंगे? रेडॉक्स टाइट्रेशन। क्या बोलेंगे इसको? तो जो तुमने पढ़ा ये क्या है? रेडॉक्स टाइट्रेशन। क्या इसमें कोई कॉन्सेप्ट है? हाँ है। कौन सा? इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। इसको क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। इसको क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ केमिकल। ये हमने लगा के सॉल्व कर दिया है? चलो वेरी गुड, करेक्ट, पढ़ लिया तुमने बहुत सारा आज। सर तो पार्ट टेस्ट में इधर तक ही आएगा ना? पार्ट टेस्ट में रेडॉक्स टाइट्रेशन तक आएगा। ये तुम्हारे ऊपर है कि एन फैक्टर निकाल पाओगे कि नहीं, लेकिन रेडॉक्स टाइट्रेशन के ऊपर नहीं आएगा। तो टाइट्रेशन आएगा। हाँ टाइट्रेशन आएगा, टाइट्रेशन आएगा। टाइट्रेशन के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो जो भी डाउट्स होंगे उसको बताना, मैं सॉल्व करवाऊंगा। यहाँ पर Mn+2 का 2 से 7 का चेन कितना? 5 होगा। ये मुझे ऑनलाइन पूछोगे कॉल करके। हाँ देखो एक PDF कल दी थी, उसमें B वाला सेक्शन करना था, उसको कर लो और तुरंत C सेक्शन करने लगो। कौन सा? C सेक्शन अगर कर लिया C वाला तो एग्जाम में क्वेश्चन कर लोगे। सर पिछले क्लास की डेट आगे रिकॉर्डिंग कर देंगे, तुम्हें प्रैक्टिस करनी है एग्जाम के लिए। तो मैं जैसे आज डेट था तो उसको कल कर देता हूँ, और नया असाइनमेंट डालूंगा उसका 2 दिन बाद कर देता हूँ। ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तभी कर पाओगे। नमस्ते। हाँ अभी चालू। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? सर पिछले क्लास की रिकॉर्डिंग भेज सकते हैं ग्रुप पे? रिकॉर्डिंग पिछली क्लास की रिकॉर्डिंग तो अपलोड करी, अभी बताता हूँ मैं, चलो ठीक है। नहीं सर उसकी पहले की क्लासेस की, मतलब जो नहीं है रिसोर्सेज सेक्शन में। चलो मैं करवा दूंगा। ओके सर, थैंक यू सर।